रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक जो डेवलपमेंट है, मैंने आपसे कहा था लास्ट वीलॉग में कि शहबाज शरीफ साहब से कुछ मुलाकातें की गई हैं और कुछ प्लान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं करना और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोशिश की जाएगी कि मज़ीद तकसीम पैदा की जाए। और नवाज शरीफ साहब का एक पुराना रिकॉर्ड है कि वो हमेशा तकसीम पैदा कर देते हैं। जब भी कभी वो मुसीबत में आते हैं, वो इदारों को आपस में लड़वाने की भी कोशिश करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का ये पुराना तरीक़ाकार है। बहरहाल ये उसी तरीके पे चलेंगे। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई है वो पार्लियामेंट के अंदर की गई है। वज़ीर आज़म और काबीना 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें। कौमी असम्बली के अंदर ये करारदाद मंजूर की गई है। इस करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये बड़े सवालात हैं। इसमें कुछ आईनी और कानूनी नुक्ते हैं और वो तो आईनी माहिरीन आपको बता पाएंगे, लेकिन कुछ सीधी सीधी और सादी सादी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लें कि करारदाद है क्या। कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद ना करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की सदारत में हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मकसी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फ़ैसले की करारदाद पेश की। अब खालिद मकसी आप जानते हैं, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ास तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल उन्होंने ये करारदाद पेश की है और करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर लिया गया। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत की और एक रुकन असम्बली वहाँ पे मौजूद हैं जो मोहसिन लगारी साहब हैं, जो अब जीत कर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और महमूद बाकी मौलवी, इन्होंने वहाँ पे मुखालफत की है। 2 लोगों ने। करारदाद का मतन क्या है? करारदाद में कहा गया कि 28 मार्च को इस ऐवान ने अज खुद नोटिस केस नंबर 2023/1 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फ़ैसले की तायीद करते हुए उस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतज़ामी उमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हलकों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। पार्लियामेंट की वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले को नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात, नज़ायर और तरीक़ाकार की भी खिलाफ वर्जी है। अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत कर दिया गया है। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फ़ैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फ़ैसले को नाफजुल अमल करार देती है। ये इजलास आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फ़ैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की अदालती उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की तायीद भी करती है, जो काजी फ़ायद साहब ने फ़ैसला किया था कि जो सो मोटो नोटिस के तहत 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उनकी समाअत ना मुकर्रर की जाए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी इन्होंने तायीद की है। एक और एग्जीक्यूटिव सर्कुलर के ज़रिए इस पर अमल दरामद रोकने के इक़दाम को गहरी तशवीश की नज़र से ये ऐवान देखता है। मतन में कहा गया है कि ये ऐवान इसी अदालती फ़ैसले को उजलत में एक और मुतनाज़े बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फ़ैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है कि ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रवायात और नज़ायर की सरीहन खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। ये ऐवान सियासी मुदाखलत, सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फ़ैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मुरव्वजा तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात करवाने के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फ़ैसले को मुस्तरद करता है और वज़ीर आज़म समेत काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन और कानून फ़ैसले पर अमल ना किया जाए।
ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और उसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करेगा। अब ये हो गई जी करारदाद। एक करारदाद पेश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है, वो फ़ैसला उसके ऊपर जो अमल दरामद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म उसके ऊपर अमल ना करें। ये करारदाद है। एक तो देखें, पार्लियामेंट के अंदर आप अदलिया की तौहीन नहीं कर सकते, आप अदलिया को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। मोहसिन लगारी साहब ने इस बारे में कहा कि मुझे करारदाद पर तहरीक पेश होते वक्त बोलने नहीं दिया गया, मैं करारदाद की मुखालफत करता हूँ। आइन हमें अदलिया के खिलाफ ऐवान में गुफ्तगू करने से मना करता है, इसलिए इस ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। ये गलत रवायत डालकर हम इज्तमाही तौर पर तौहीन अदालत का बाइस बन रहे हैं। अदलिया में ज़ेर समात मुकदमात पर यहाँ बात नहीं हो सकती। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फ़ैसले पर बात हो सकती है, तो फ़ैसले के ऊपर तो इम्प्लीमेंट भी होता है फिर राजा साहब। मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या हम पार्लियामान और अदलिया की जंग चाह रहे हैं? अगर अदलिया को ज़ेर बहस लाना है तो आइन में लिख दें कि जजेस पर भी यहाँ बात हो सकती है। हम ख़तरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। आइन के अंदर लिखे 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का कहने की वजह से अदालत ये फ़ैसला दे रही है। अदलिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होते ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ऐवान से निकल के चले गए। अब देखिए, एक करारदाद से फ़र्क क्या पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को नाअहल कहाँ से किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर रखा था एक अरब मुल्क में, जिसको वैसे तो वो कहते हैं कि अकामा के ऊपर निकाला, तनख्वाह ना लेने पर निकाला, लेकिन उनके ज़रिए से कंपनियाँ बनती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। नवाज शरीफ साहब ने ये सारा खेल छुपाया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, या पाकिस्तान से ये सारा खेल छुपाया था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और वो जवाब भी नहीं देते थे कि उन्होंने वो फ्लैट्स और वो चीज़ें कैसे बनाई। और बाद में आपने देखा नवाज शरीफ साहब को जेल भी हुई, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे उनके ऊपर उन्हें जेल भी हुई। ना सिर्फ उनको नाअहल होना पड़ा बल्कि बाद में उन पर जेल हुई। नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो उस वक्त PMLN के पास अच्छी खासी अक्सरियत मौजूद थी कौमी असम्बली में, लेकिन उस वक्त PMLN कोई करारदाद नहीं लेकर आई। देखिए, अगर करारदाद से इतना ही फ़र्क पड़ता तो नून लीग का आज तक का सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ था जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। तो उस वक्त ये करारदाद लेकर आते और फैसले को मुस्तरद कर देते, और उस वक्त ये कह देते कि फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वक्त इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक करारदाद सिर्फ एक करारदाद हो सकती है। अभी देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ करारदाद आप पेश कर सकते हैं? क्या आप अदालत को चैलेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर? अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर आपने करारदाद पेश कर दी, लेकिन क्या ये करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज हो सकती है? मेरी नज़र में नहीं हो सकती, वरना पीपल्स पार्टी को कई मरतबा अदालत से प्रॉब्लम आई, वो करारदाद पेश करते और अदालती फैसले को उड़ा के फारिग कर देते। यूसुफ रज़ा गिलानी को जब फारिग किया गया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई चाहे एक वज़ीर आज़म जाए चाहे 10 वज़ीर आज़म जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा। ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था। तो उस वक्त हुक्म मानने की वो बात कर रहे थे, तो उस वक्त तो करारदाद पीपल्स पार्टी नहीं लेकर आई कि हम करारदाद लेकर आते हैं और फैसला मुस्तरद कर देते हैं और वज़ीर आज़म को और काबीना को रोक देते हैं कि फैसले के ऊपर अमल दरामद ही नहीं करना। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा फैसला है उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन टाइम पे करवाए जाए, गैर ज़रूरी ताख़ीर इलेक्शन में ना की जाए। दूसरा जो उन्होंने चीज़ की है, उन्होंने एक ये कहा कि जो पैसे चाहिए वफाक को वो दिए जाएं, वफाक ने जो पैसे इलेक्शन कमीशन को देने हैं वो दे। और तीसरा जो उसके अंदर मेन चीज़ है वो ये है कि सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए उन्होंने अहकामात जारी किए वजारत दिफा को और दीगर इदारों को कि वो सिक्योरिटी के इंतजामात में ताउन करें सूबाई हुकूमतों के साथ जब वहाँ पे इलेक्शन हों। अब मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ, और ये डाटा आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बता रही, ना ये पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है। ये डाटा आ रहा है आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि शदीद माली बहरान के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त तक 17 ऐसी वजारतों के तरक्याती मनसूबों की माली मुआवनत पर सालाना 710 अरब रुपए खर्च कर रही है, जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी बन चुके हैं। यानी 18वीं तरमीम पास हो गई थी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में।
18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पास हुई थी, जिसके नतीजे में तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रास्ता भी खुला था और सूबों को काफ़ी खुद मुख्तारी मिली थी। 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें बड़ी शानदार हैं और वैसे भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को 18वीं तरमीम बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे उनकी ताकत में कमी आती थी और सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियारात ज़्यादा जाते थे। बहरहाल इसमें 17 ऐसी वजारतों के तरक्याती मनसूबों की अभी भी मावनत कर रही है वफाकी हुकूमत, जो सूबों के पास चले गए हैं और सालाना 710 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आलमी बैंक ने जो सीनियर माहिरीन हैं डायरेक्शन, उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी समेत बाद में आने वाली हुकूमतों ने इन तमाम वजारतों को बहाल कर दिया, जिसके नतीजे में अखराजात दुगने हो रहे हैं। इन 17 वजारतों के अखराजात GDP के 0.59% यानी 328 अरब रुपए सालाना हो चुके हैं। अब ये इतने सैकड़ों अरब ये खर्च कर रहे हैं, सैकड़ों अरब ये खर्च कर रहे हैं और ये पैसा लगाया जा रहा है मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर, जबकि इलेक्शन के लिए 20-21 अरब रुपया ये मुहैया नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामला पैसों का नहीं है, मामला नीयत का है। और मामला ये है कि इलेक्शन में जाने के लिए PDM की जमातों का अब दिल नहीं कर रहा। फजलुर रहमान साहब की जमात ने वही पुराना खेल दोबारा खेला। उन्होंने कहा कि इमरान खान एजेंट है यहूदियों का, उसे किसी सूरत दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। JUI फे कह रही है दोबारा से। फजलुर रहमान साहब की पार्टी घूम फिर के वापस यहूदियों का एजेंट, यहूदो नसारा का एजेंट, मज़हब का दुश्मन, वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा पे बार बार घूम कर आते हैं। फजलुर रहमान साहब ने जितनी कामयाबी से और जिस कदर शिद्दत से हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि इस बड़े सगीर की तारीख़ में किसी और मौलवी ने इतना ज़्यादा दीन इस्लाम का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया होगा। वो अपने तमाम सियासी मुखालफीन को ज़रूरत पड़ने पर यहूदियों का और नसारा का एजेंट करार दे देते हैं और जैसे ही वो उनके साथ इक़्तिदार में बैठते हैं तो फिर उन्हें वो अच्छे इंसान समझने लगते हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इन्होंने ये कहा था एक दौर में कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है और हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि जब डीजल के परमिट और दीगर चीज़ें मुबैना तौर पे इशू हुई तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब नीचे बैठे हुए थे ज़मीन पे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सोफे पे बैठी हुई थी। तो ये हालात भी फिर हमने देखे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर, और इसमें उन्होंने पार्टी बनाया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 28 तारीख का पहले ऐलान किया, 28 मई का, और उसके बाद गवर्नर साहब मुकर गए और बाद में जो है वो 8 अक्टूबर वाले ऐलान के ऊपर चले गए। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी है। लेट्स सी अब ये कब लगती है। और यहाँ पे भी देखें, आइन के मुताबिक फैसला आएगा तो इंतखाबात तो टाइम पे करवाने पड़ेंगे। अब इंतखाबात से भागने की सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दो चीज़ें और हैं। मीडिया सेल जो है PMLN का ख़ास तौर पे उसको दोबारा से मुतहरिक किया गया है। उसमें बहुत सारे नए अकाउंट्स का इजाफा किया गया है और उसमें नई भर्तियाँ की गई हैं। कुछ पुराने लोग जो हैं वो चले भी गए हैं छोड़ के, उनकी वजह से खबरें भी बाहर आ रही हैं, लेकिन अब उसको दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। नया खून उसके अंदर शामिल किया गया है और एक नया बयानिया अब तैयार किया जाएगा आने वाले दिनों में, और उस बयानिया के ज़रिए से ये कोशिश की जाएगी कि साबित किया जाए कि PMLN जो है वो शहीद हो रही है। वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे। अदलिया के साथ एक नई महाजराई पैदा की जाएगी और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इनको निकाला गया है दोबारा से। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। यानी पहले तो PMLN का टिकट बिकता था ना, मैंने कुछ अर्सा पहले ये कहा भी था कि PMLN का टिकट जो है वो एक कीमती टिकट है पंजाब में। लेकिन ये सूरत हाल तब थी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी। उस वक्त जो सबसे पॉपुलर टिकट था वो PMLN का हुआ करता था। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है। अब वन साइडेड है, बहुत सारे लोग PMLN का टिकट नहीं लेंगे, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मुझे एक शादी के ऊपर, एक और बल्कि 2 शादियों के ऊपर मैंने शिरकत की चंद दिन पहले, और कुछ लोगों से मेरी मुलाकातें हुई तो मुझे PMLN के दोस्तों ने कहा कि वो इस मरतबा इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों। उन्होंने कहा जी एक तो सिचुएशन ऐसी है, जितनी महंगाई हो गई है, जो हालात लोगों के लिए पैदा कर दिए गए एक साल में, हम आवाम से वोट कैसे मांगेंगे। दूसरा, हमारी क़यादत के जो फैसले हैं वो लगातार हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त इलेक्शन लड़ने के मूड में बहुत सारे लोग नहीं हैं
देखना यह है कि क्या वाकई वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, क्या वाकई वो इलेक्शन लड़ पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन हारने के लिए तो सियासतदान नॉर्मली लड़ता नहीं है, और अगर इलेक्शन लड़ने के मूड में होते तो इस तरह इलेक्शन से भाग नहीं होते। मैंने यानी ज़िंदगी में जिन दो सियासतदानों को मैं समझता हूँ PMLN और पीपल्स पार्टी में, कि वो बेहतर बात करते हैं और थोड़ा खुलकर बात करते हैं और उसूली बात भी कर देते हैं अक्सर, उनमें एक ख्वाजा साद रफ़ीक और एक कमरुज़्ज़मान कायरा, इन दो लोगों से मैं बहुत कम ज़िंदगी में मायूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं जो अपनी क़यादत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाकर भी बाज़ औक़ात सही बात कर देते हैं। लेकिन मैंने इन दोनों को जितना परेशान और जितना घबराया हुआ देखा है इलेक्शन को लेकर, तो मुझे आइडिया हो गया है कि अगर ये दो लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो फिर तो कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, और ये इलेक्शन से भागते फिरेंगे। दोबारा कोशिश की जाएगी, दोबारा शब खून मारा जाएगा, दोबारा प्लानिंग की जाएगी PDM की जानिब से और उनके हैंडलर्स की जानिब से कि कुछ भी करके इलेक्शन को डिले किया जाए। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उनके पास फ़हद साहब पहुँच गए, और फ़हद ने जाके फ़हद शहबाज साहब ने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन उनके पास आज कोई जवाब नहीं था। रज़ा रब्बानी वो शख्सियत हैं जो फ़ौजी अदालतें बन रही थी तो आंसू बहा रहे थे, जो रो रहे थे कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, मेरी पार्टी की अमानत है मेरा वोट। रोते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। जो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे लेकिन आज उन्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। फ़हद शहबाज सवाल करते रहे, बार बार उन्हें पूछते रहे कि सर आप तो आइन की बात करते हैं, आप तो कानून की बात करते हैं, इस वक्त आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलिए ना। तो वो जवाब देने से कासिर थे। अच्छे खासे सियासतदान थे, अच्छे खासे तगड़े लोग थे, लेकिन उनसे उनकी ज़बान तक छीन ली PDM की जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस तरह की हरकतें की हैं। आज दोबारा से इत्तेहादी जमातें बैठेंगी और उसके अंदर क्या फ़ैसला हुआ मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि इलेक्शन में जाने से भागना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अगर एक एक सूबे में अलग अलग इलेक्शन होंगे ना तो धांधली के इम्कानात कम होने की वजह से PDM की जमातों के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हों ताकि धांधली के इम्कानात भी हों और थोड़ा सा इलेक्शन डिले होकर हो, कुछ चंद महीने उनको मज़ीद मिल जाए या एक आधा साल उनको और मिल जाए। इसके लिए वो आइन से बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन देखिए, ये बदकिस्मती है और निशान इबरत बन रहे हैं वो लोग जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर तकिया किया और सहूलतकारों के कहने पर, ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर रजीम चेंज के घिनौने खेल का हिस्सा बने, और इस वक्त वो अवाम में जाने से डर रहे हैं। ऐसा ही होता है फिर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।